अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। राहुल लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं जी। उम्मीद करती हूं आप लोग जहाँ कहीं होंगे खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। इस वक्त हमारे घर की जो ख़वातीन होती हैं ना, वो बहुत ही मसरूफ़ होती हैं। सुबह सुबह उठना होता है, उन्होंने बच्चों को स्कूल भेजना होता है, उनकी हवाले से तैयारी पूरी करनी होती है। उनको नाश्ता करवा रहे हैं, फिर उनके लिए लंच पैक कर रहे हैं, बच्चों के पीछे भाग रहे हैं। और एक बच्चा हो ना तो चले आराम आराम से आपकी चीज़ें पूरी हो जाती है, लेकिन आपके 3-4 बच्चे हैं और उन सब ने स्कूल जाना है, तो हमारी घर की ख़वातीन के लिए बहुत ही मुश्किल टास्क हो जाता है। चैलेंजिंग सिचुएशन होती है वो कि एक बच्चा, उसको कोई मोज़े नहीं मिल रहे हैं, किसी को अपनी यूनिफॉर्म नहीं मिल रहा है, किसी को कुछ नहीं मिल रहा है, कोई खाना नहीं, नाश्ता नहीं खा रहा है, और ऊपर से आपके शौहर ने भी अगर आप उसी टाइम पर निकलना है, उनको ड्रॉप करते हुए ऑफिस जाना है, तो आपने उनका भी ख्याल रखना है। तो ये जो कियोस इस वक्त हमारे घर में बरपा हुआ होता है ना, ख़वातीन कितने अच्छे तरीके से उसको मैनेज करती हैं। आपने कभी ये सोचा है कि एक एक बंदे को एक एक चीज़ प्रोवाइड की जा रही होती है, और वो कौन कर रही होती है? हमारे घर की वो खातून खाना जिसका वो घर होता है, जो उस वक्त वो सारी सिचुएशन को कितने अच्छे तरीके से हैंडल कर रही होती है। वहाँ पे अगर कोई और हो, चलिए ये समझ लें कि अगर वहाँ पर मर्द हज़रात हों, उनको ये ज़िम्मेदारी दे दी जाए, तो वो किस तरह उस चीज़ को मैनेज करेंगे? कभी ये सोचें। मैं ये नहीं कह रही कि आपको करना चाहिए, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि आप इस सिचुएशन को सिर्फ सोचें। जितने भी हज़रात, मर्द हज़रात हमें इस वक्त देख रहे हैं, कि अगर उस कह लें कि करैक्टर में आपको डाल दिया जाए, तो आप किस तरह उस चीज़ को मैनेज कर पाएंगे? तो इस चीज़ का आपको इल्म होना चाहिए। इसी वजह से ना मैं कहती हूँ कि अपनी बीवियों की, घर में माँओं बहनों की जो है ना, बहुत ज़्यादा इज़्ज़त बढ़ जानी चाहिए आप लोगों की नज़रों में। बेशक आप इज़्ज़त करते हैं उनकी, लेकिन जब ये वाली चीज़ें होती हैं ना, जब वो अपने आप को पीछे छोड़कर बाकियों को वैल्यू देती हैं, उनके हवाले से उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरी करती हैं, तो ये चीज़ें आपको और ज़्यादा वैल्यूएबल बनाती हैं। खैर, मज़ीद हम इस हवाले से बातें करते ही रहेंगे। आज भी कुछ ऐसी चीज़ें ही हैं जिनके हवाले से हमने आपको अपडेट करना है पूरा आज के शो में। लेकिन अभी आगे बढ़ते हैं, कुछ बात कर लेते हैं जनाब सेहत के हवाले से। मसल्स की सेहत और ताकत के लिए ना लोग अमूमन प्रोटीन को सबसे ज़्यादा अहम समझते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि एक और ग़िज़ाई जुज़ जिसे क्रेटिनाइन भी कहा जाता है, ये इतना ही ज़रूरी है, और ये जिस्म को तवानाई देता है, पट्ठों की कारकर्दगी बेहतर करता है, और वर्जिश के बाद रिकवरी में भी हमें मदद देता है। अगर अक्सर सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ खुराक से क्रेटिनिन की जो ज़रूरत है वो पूरी हो जाती है, या सप्लीमेंट्स लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये किन ग़िज़ाओं से हासिल किया जा सकता है, और ये कि किस उम्र तक जिस्म की ग्रोथ होती है, और इस दौरान क्रेटिनिन कितना अहम किरदार अदा करता है। तो इस पर हमने आज बात करनी है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट डाइटिशियन मौजूद हैं, नाजिया मरवी। आज हमें उन्होंने ज्वाइन किया है। नाजिया, आपको वेलकम कहते हैं। जागो लाहौर में कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। नाजिया, सबसे पहले बताइए, ये जो क्रेटिनिन है ये क्या करता है हमारे बॉडी के अंदर, इसके क्या फंक्शंस हैं? पहली बात तो ये कि जो क्रेटिनिन जो है, इसको हम लोग बहुत ही अंडररेटेड है ये। जैसे कि लोग समझते हैं कि ओनली द प्रोटीन इज़ एवरीथिंग, लेकिन अगर प्रोटीन आपकी बॉडी में ब्लॉक्स बनाता है तो क्रेटिनिन इसको वो बूस्ट देता है। अच्छा। तो दिस इज़ एज इम्पॉर्टेंट, राइट? तो और बहुत से लोग इसको मिसअंडरस्टूड करते हैं कि शायद ये कोई विटामिन है, या ये कोई मिनरल है, या ये कोई हार्मोन है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ये आपकी बॉडी के अंदर ही आपकी बॉडी में अमीनो एसिड बनाता है, जो कि आपकी बॉडी के मसल्स के अंदर ऑलमोस्ट, ये जो आपकी मसल्स के अंदर 95% रहता है। ठीक है, तो ये इसका जो मेनली जो थर्डली इसका काम होता है वो ये होता है कि आपकी मसल्स को रीबिल्ड करना, आपकी मसल्स को ग्रोथ देना, आपकी मसल्स का स्पेशली जो लोग जिम करते हैं, या जो लोग बहुत एथलीट हैं, या जिम गोर्स हैं, उनके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर द अदर पीपल ऑल्सो, लेकिन इनमें दोनों में क्वांटिटी का डिफरेंस आ जाता है कि उनको कितनी लेनी चाहिए और उनको कितनी लेनी चाहिए। अच्छा, मतलब जिस तरह हमारे लिए प्रोटीन ज़रूरी है, इसी तरह हमें क्रेटिनिन भी जो है वो भी हमारे लिए ज़रूरी है। जी, देखिए, हर चीज़ बहुत ज़रूरी है आपकी बॉडी के लिए, क्योंकि जो भी चीज़ अगर कुदरत ने पैदा की है तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
तो दैट्स द थिंग। ठीक है। अच्छा, ये मसल्स के लिए ज़रूरी है और ये बाकी हमारी बोन्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है ये, या सिर्फ मसल्स के लिए ये काम आती है? देखिए, ये मसल्स के लिए है क्योंकि मसल्स ग्रोथ होते हैं और आपको पता है पूरी बॉडी जो है फंक्शन एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती है, राइट? जैसे कि नेल्स के लिए है, हेयर ग्रोथ के लिए है, इन सब चीज़ों के लिए आप ये सब चीज़ें हैं। आपको हर चीज़ जो है वो क्वांटिटी में लेनी चाहिए। आप किसी भी चीज़ को निगलेक्ट नहीं कर सकते कि ये स्पेसिफिकली अगर इस चीज़ के लिए है तो स्पेसिफिकली उस चीज़ के लिए है। अब जैसे अगर आप इसकी फूड की बात करते हैं तो क्रिएटिन जो है सबसे ज़्यादा हाई जो है वो इस टाइम रेड मीट में है, बीफ में है। अच्छा, ठीक है। और उसी तरह सबसे कम जो है वेजिटेबल्स में पाई जाती है, डेयरी में पाई जाती है। बट हम ये नहीं कह सकते कि हम डेयरी ना लें और हम वो लें। देयर इज ऑल्सो अ स्मॉल क्वांटिटी एंड ऑल्सो दैट, लेकिन हमें दोनों चीज़ें ही लेके चलना है। तो दैट इज़ अ थिंग। और अगर इसकी आती है हमारी बॉडी के अंदर तो फिर क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, डेफिशिएंसी अगर इसकी हो जाए? इसकी डेफिशिएंसी इस तरह अगर होती है तो आपकी मसल ग्रोथ जो है, आपकी जो मसल लॉस होते हैं, आपकी मसल ग्रोथ नहीं होती, क्रैम्प्स आते हैं, इस तरह की आपको चीज़ें फेस करना पड़ती हैं। तो इसलिए आपको इसका बैलेंस रखना चाहिए, नॉट एक्सीड भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसको एक्सीड लेवल पे लेते हैं, कोई भी जो आपको सप्लीमेंट या फॉरेन बॉडी या कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ जो एड लेते हैं, एर्गोजेनिक एड्स आप लेते हैं आउटसाइड ऑफ रिसोर्सेज से, वो आपको हमेशा डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आप वो बहुत ज़्यादा भी लेते हैं इट कुड इफेक्ट टू योर किडनीज ऑल्सो, क्योंकि ये जी आपके लीवर को या इस तरह आपके ऑर्गन्स को डैमेज करता है। तो आपको जो चीज़ लेनी है वो अपने डॉक्टर की, जो आप मेडिकेशंस में ले रहे हैं वो डॉक्टर की उससे लीजिए, लेकिन अगर आप जो फूड भी ले रहे हैं तो वो बैलेंस आपको पता है कि इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये एक दिन में मतलब अगर एक हेल्दी पर्सन है तो उसको एक दिन में कितनी इसकी क्वांटिटी चाहिए होती है इनटेक करने के लिए? देखिए, अब जैसे अगर नॉर्मल इंसान है, अब वो दे आर नॉट इनटू एक्सरसाइज और जिम और समथिंग लाइक दैट, तो उनके लिए 2 to 3 ग्राम्स इज फाइन, राइट? लेकिन अब जैसे आई एम लाइक मुझे वेट लिफ्टिंग और जिम का है, तो फॉर मी इट्स 4 to 5 ग्राम। सो दैट एथलीट्स के लिए, उनके लिए थोड़ा डिफरेंट होता है। वो आपको पता है प्रोटीन लेवल भी उनका डिफरेंट होता है, उनके कार्ब्स भी डिफरेंट होते हैं, तो सब कैटेगरी के लिए डिफरेंट होते हैं। छोटे बच्चों के लिए डिफरेंट होते हैं, बड़ों के लिए डिफरेंट होते हैं, तो ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। ठीक है, कि मतलब जिन्होंने जिम जाना है उनके लिए बड़ा ज़रूरी है। हाँ, जो जिम गोइंग एथलीट हैं उनके लिए ये क्रिएटिन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो आम लोग हैं जो घर में रहते हैं, जो हाउसवाइफ या जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते, वो 2 to 3 ग्राम उनको फूड से मिल जाता है, ठीक है। लेकिन जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनको फूड से प्रॉपर नहीं मिलता, तो उनको थोड़ा सा जो है आपको जो इनके सप्लीमेंट्स बने हुए हैं, अगर वेज हैं तो उनके लिए फिर लैब मेड सप्लीमेंट्स होते हैं, क्योंकि आपको लेंटिल्स में, सोया में, इन चीज़ों में मिलता ज़रूर है, बट उस लेवल का नहीं मिलता जिस लेवल का आपको बीफ में या फिश में या सालमन में, इन चीज़ों में मिल जाता है। ठीक है। तो इसलिए उनके लिए लैब मेड होती हैं जो कि टोटली वेज होते हैं। और अगर आप वेज नहीं है तो ऑफ कोर्स फिर तो आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं ही है ना, कि आप जो है ना वो मीट का इस्तेमाल कर सकते हैं, बाहर से जो बड़ी नॉर्मली आपको सप्लीमेंट्स मिल जाते हैं। बट अगर आपकी डाइटरी हैबिट्स ठीक नहीं है तब आपको सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, या अगर आप मीट भी खा रहे हैं, डाइटरी भी आपकी ठीक है, तो फिर भी आपको साथ ही साथ आप सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं? ये एक ऐसा आपकी बॉडी में ये बिल्ड होता है, ठीक है। तो आपको मोस्टली अगर आप अपनी हेल्दी डाइट रखते हैं और हर चीज़ आप नॉर्मल रखते हैं तो आपको नॉर्मली इतना बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर अनटिल अनलेस आप एथलीट नहीं हैं बहुत ज़्यादा, तो फिर आपको आप अपनी फूड से भी उसको प्रॉपर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एथलीट हैं, आप जिम गोर हैं, आप वेट लिफ्टिंग करते हैं, चीज़ें करते हैं, देन यू हैव टू टेक लिटिल बिट ऑफ द बिफोर एक्सरसाइज, क्योंकि उससे आपको बॉडी को बूस्ट आ जाता है और इस तरह। अच्छा, दूसरा जैसे आप जिम गोइंग की बात कर रही हैं तो उनके लिए कहा जाता है कि आप ये लें, जब आप ये क्रिएटिन पाउडर ले रहे होते हैं या किसी भी फॉर्म में अगर आप ये ले रहे हैं तो उसके साथ आपने स्ट्रिक्टली अपनी डाइट भी फॉलो करनी है, वरना इसका नुकसान भी हो सकता है। और पानी का भी ज़्यादा से ज़्यादा आपने जो है ना इस्तेमाल करना है। अच्छा मुनीब भाई, इसमें ये है कि आपको मैं एक बात बताऊँ, ये सिर्फ स्पेसिफिकली इसलिए नहीं है कि आपने क्रिएटिन लेना है तो आपने डाइट स्ट्रिक्ट रखनी है। ठीक है। आपको डाइट स्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ अ मिसपरसेप्शन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड कि हमें लगता है कि हम क्रैश डाइट करते हैं तो ही हम, क्योंकि ट्रेनर्स तो उनको यही बोल रहे होते हैं ना कि अगर आपने ये चीज़ लेनी है तो फिर आपको साथ एक तो पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है, दूसरा आपने अपनी जो डाइट है ना वो बड़ी स्ट्रिक्टली जो है ना उसको फॉलो करना है। वही मैं आपको बता रही हूँ कि आप हमेशा सर्टिफाइड या जो लाइसेंस लोग होते हैं उनसे कोऑर्डिनेट करें, क्योंकि यू नो नीड टू कट डाउन योर फूड एनीथिंग। आप जब डाइट करते हैं तो दिस इज़ नॉट द डाइट,
यू नीड टू चेंज योर एंटायर लाइफस्टाइल। आई ऑलवेज से कि पहले भी आपके शो में हम बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं कि हमेशा आपको लाइफस्टाइल पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि डाइट, क्रैश डाइट और इस तरह तो आप 2 दिन करेंगे, 2 महीने करेंगे, यू कांट फॉलो दैट लॉन्ग टर्म। तो आप जो इसको डाइट को जो है वो आप प्रॉपर एक हेल्दी डाइट बनाइए जो आपका लाइफस्टाइल बने। इसके अलावा जहाँ तक आप वाटर की बात करें तो ऑफ कोर्स, क्योंकि इसमें अगर आप जब ये लेना स्टार्ट करते हैं तो सम टाइम ऐसे होता है कि आपकी बॉडी ब्लॉट करती है। आपका 2 से 2.5 पाउंड तक का आपका वेट ऊपर भी जाता है, बट दैट इज़ नॉट द बैड वेट, दैट इज़ द हेल्दी वेट, क्योंकि वो आपकी मसल्स के अंदर पानी कलेक्ट कर रहा होता है, तो इसलिए वो वाटर जो, लेकिन आपको ब्लोटिंग फील हो रही होती है क्योंकि ये वाटर रिटेंशन होता है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि जो भी चीज़ है वो आपको बहुत म्याना रवि के साथ लेनी होती है, ताकि आप उसका एक्स्ट्रा इस्तेमाल के साथ उसको ख़राब भी ना करें। ठीक है, कि मतलब आप करें इसका इस्तेमाल, लेकिन बहुत ज़्यादा भी इसका इस्तेमाल ना करें, बैलेंस डाइट लेकर चलें। बिल्कुल, जैसे भी आप इनको, जैसे ही क्रिएटिन को आप छोड़ते हैं, उनके सप्लीमेंट्स को या फूड उसकी रिड्यूस करते हैं, तो इमीडिएटली आप देखेंगे आपका मसल लॉस होगा, इमीडिएटली आप देखेंगे कि आपका वेट भी लूज़ होगा, क्योंकि वो वेट लूज़ नहीं हो रहा होता, वो जो आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन हुई होती है वो ड्रेन होती है, तो आपको ऐसा लगता है वेट लॉस है। तो जो उससे जो ब्लोटिंग हो रही थी, आपको उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन दैट इज़ द हेल्दी वन, लेकिन स्टिल यू नीड टू टेक इन द बैलेंस। अच्छा, अब ये स्पेसिफिकली अगर बात कर ली जाए तो किन किन चीज़ों में हमें ये, और कितनी कितनी मिकदार में हमें मिलता है? देखिए, गोश्त सिर्फ हर कोई गोश्त भी तो नहीं खा सकता ना। अगर सब्जियों की बात कर ली जाए तो उसमें कौन सी चीज़ें हैं जो हमें खानी चाहिए? जी, गोश्त तो वही सबको ही पता है कि रेड मीट में सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद हम सेकंड पे चले जाए तो सामन में है, फिश में है, देन उसके बाद चिकन में आता है, उसके बाद डेयरी में आता है, इस इक्वल टू वेरी लेस, इक्वल टू नथिंग, राइट। फिर उसके बाद वेजिटेबल्स में आता है, इट्स ऑल्सो वेरी लेस। तो उनके लिए है कि वो सोया प्रोडक्ट्स जो होती हैं, ठीक है, लेंटिल्स में आ जाता है, बीन्स में आ जाता है, वहाँ से ले लें, वहाँ से भी इतना ज़्यादा नहीं आता। तो इसलिए नॉर्मली जो है वो वेज लोग जो हैं उनका हमेशा से क्रिएटिन लेवल जो है वो 20 to 30% इज़ लोअर देन द जो नॉन वेज लोग हैं। जी, तो वो है, तो इसके उनको ये चाहिए कि अगर उनमें ये कमी आ रही है तो वो जो लैब मेड जो सप्लीमेंट्स होते हैं जो कि टोटल वेज होते हैं, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं उसके लिए। ठीक है, तो क्रिएटिन पाउडर के हवाले से हम बात कर रहे थे, या क्रिएटिन के हवाले से कि ये हमारी जो बॉडी है उसके अंदर क्या इसका काम है, किस तरह हमारे मसल्स को बिल्ट इन करता है। इसके अलावा इसको आप किन किन सोर्सेज से जो है ना वो ले सकते हैं। पर्सन है, नॉर्मल पर्सन है, उसको कोई बीमारी नहीं है तो वो गोश्त भी खा सकता है, गोश्त में ये हाई सोर्स आपको मिलता है। उसके अलावा डेयरी में थोड़ा सा इसका कह लें कि मिलता है, देन वेजिटेबल्स में भी है, लेकिन बैलेंस डाइट लेकर आप चलेंगे तो आप ऑटोमेटिकली हर चीज़ आपको उसके अंदर से मिलेगी। हमारे साथ नाजिया मरवी मौजूद थी और क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डाइटिशियन हैं। नाजिया, थैंक यू सो मच कि आप आई और इसके ऊपर बात की है। जनाब, आप कुछ बात कर लेते हैं घुटनों की हवाले से। इससे पहले हम अपना एक प्रोग्राम कर चुके थे जिसमें हमने आपको बताया था कि घुटनों की तब्दीली कब होनी चाहिए, कौन सी ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिसमें आके, और कौन सी ऐसी स्टेज होती है तो उसमें आपको घुटनों की तब्दीली करानी पड़ती है, और कितना ये कह लें कि ऐसा प्रोसेस है, पेनफुल प्रोसेस है, और उसके बाद एहतियात क्या होती है। और डॉक्टर्स ये कहते हैं कि जब भी आप आते हैं ऑर्थोपेडिक के पास घुटने तब्दील कराने, तो साथ ही साथ आपको फिजियोथेरेपिस्ट की भी ज़रूरत होती है। ये मिलकर काम कर रहे होते हैं। अगर आपको मसल का प्रॉब्लम है, हड्डी का प्रॉब्लम है, तो फिजियोथेरेपिस्ट इज़ वेरी कह लें कि इम्पॉर्टेंट है कि उस टाइम पे उसका भी मौजूद होना। तो अगर आप घुटनों की तब्दीली करा रहे हैं तो उसके बाद आपने क्या एहतियात बरतनी है, आप किस तरह पेन मैनेज कर सकते हैं, फिजियोथेरेपी कितना ज़रूरी है उसके लिए, और किस तरह की जो है ना आप एक्सरसाइज घर में कर सकते हैं ताकि मोबिलिटी बने और पेन भी ना हो और आपको चलने में भी आसानी हो। तो उस पर आज हमने बात करनी है, और उस पर बात करने के लिए डॉक्टर मरीम राना हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, फिजियोथेरेपिस्ट हैं। डॉक्टर मरीम, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? आप ठीक हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर मरीम, जिस तरह हमने बात की नी सर्जरी, डॉक्टर से हम बात करते रहते हैं तो उनका ये कहना है कि ऑर्थोपेडिक का, कि जब कोई पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उसको ये कहते हैं कि हमारे साथ साथ फिजियोथेरेपिस्ट भी बहुत ज़रूरी है, कि जब आपकी सर्जरी हो जाए तो बाद में आपने अपनी मोबिलिटी को वापस लेकर आना है, अच्छे तरीके से चलना है, तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी है फिजियोथेरेपी आपके लिए कराना। तो वो कब से शुरू हो जाती है? मतलब अगर सपोज़ कि आज उनकी सर्जरी हो गई है तो उसके कितने दिन बाद जो है ना आपको फिजियोथेरेपी कराना ज़रूरी है?
अच्छा देखिए, फिजियोथेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है पोस्ट रिहैब में भी। अगर कोई भी इंजरी हो गई है, कोई सर्जरी हो गई, जैसे हम स्पेसिफिकली नी इंजरी की बात कर रहे हैं, जैसे आपकी सर्जरी के बाद डॉक्टर गाइड करता है कि अब आप विद इन 2 वीक्स 3 वीक्स एज एन ऑर्थो ही गाइड कर सकता है जिसने सर्जरी की है, वो नोज द प्रोसीजर कि कितनी कॉम्प्लिकेशंस थी, किस हिसाब से उसको लेके चलना है। 2 to 3 वीक्स के बाद उसकी पोस्ट रिहैब में हम आइसोमेट्रिक्स से स्टार्ट करते हैं। बेसिक स्ट्रेचिंग्स होती हैं ताकि आपका जो मोटर सिग्नल है वो ड्रॉप ना हो जाए, आपका ब्रेन फंक्शन करना ना भूल जाए, आपके मसल के फंक्शंस जो हैं वो ड्रॉप ना हो जाए। तो उसके अंदर हम बेसिक आइसोमेट्रिक्स से स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर हम एंकल पंप्स करते हैं, फुट की मूवमेंट्स को इन्हांस करते हैं ताकि मसल के अंदर जो है वो ऑक्सीजन का सप्लाई ठीक रहे, ब्लड सर्कुलेशन इन्हांस रहे, मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट ना हो जाए बिल्कुल। उसके बाद नी की रिहैब के अंदर थोड़ी बहुत आइसोमेट्रिक्स और ऐड हो जाती हैं, जिसके अंदर उसकी स्ट्रेचिंग्स आ जाती हैं बेसिक, उसकी मूवमेंट कराई जाती है, रेंज ऑफ मोशन कंप्लीट की जाती है, कितने एंगल्स पे स्टार्ट करनी है, वो सारा पेशेंट को देख के उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग और फिर उसको प्रोटोकॉल को बनाया जाता है। ठीक है, मतलब वो हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद 2 वीक्स के बाद ये 2 वीक्स इसको स्टार्ट कर देना चाहिए। इसको स्टार्ट कर देना चाहिए, इससे ज़्यादा हमें वेट नहीं करना चाहिए। मतलब बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो आफ्टर सर्जरी जो है फौरी तौर पे रिहैब की तरफ नहीं जाते। अच्छा। इसी वजह से उनकी मूवमेंट बहुत हद तक रिस्ट्रिक्ट रह जाती है। बहुत सारे लोग आपने भी देखे होंगे कि भाई फ्रैक्चर हुआ था बट दे आर कैरिंग द सेम पेन और वो उसी तरह से टेढ़ा हाथ लेके घूम रहे हैं, ये शोल्डर अगर फ्रैक्चर हुआ है तो वो उसी तरह से अपनी एल्बोज लेके घूम रहे हैं, क्योंकि वो फौरी तौर पे रिहैब की तरफ नहीं गए। और ये नॉलेज है भी नहीं लोगों को कि पोस्ट सर्जरी में फॉरेन ट्रीटमेंट क्या लेना चाहिए। दे थिंक कि अब सर्जरी हो गई है, दे शुड कीप इट इन होल्ड, उसको इतनी मूवमेंट ना कराएं, ये ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा, लेकिन वैसे नहीं होता है। बिकॉज हमारे यहाँ पे ये है ना कि हमने सर्जरी कराई है, उसके बाद हीलिंग प्रोसेस जो है ना वो थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है, देन पेन बहुत ज़्यादा होती है, ऑब्वियसली आपको स्टिचेस लगे हुए हैं, जो भी सर्जरी में प्रोसीजर होता है, तो वो हमारा दिमाग ये कह रहा होता है कि जब तक पेन ठीक नहीं हो जाती, जब तक फुली रिकवर नहीं हो जाते, तब तक हम कोई और ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे। तो ये कितना गलत कॉन्सेप्ट है। नहीं, फॉरेन हम उसकी तरफ नहीं लेके जाते। मैंने बताया आपको, जैसे ही इज इन द हॉस्पिटल पोस्ट रिहैब, वो 2 to 3 वीक्स ही विल बी देयर। लेकिन अगर आपको रिकवरी में महीना 2 महीना 3 महीने भी लग रहे हैं और तब तक भी आप नहीं जा रहे हैं, उसमें थोड़ा बहुत तो कॉम्प्लिकेशंस आएंगी ना, जब आप 3 महीने बाद जाके अगर आप अपनी रिहेबिलिटेशन के लिए जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, हम हॉस्पिटल में हैं, 2 to 3 वीक्स के बाद हम एक्सरेज उसके कंडक्ट कराना शुरू करते हैं, इंटरनल हीलिंग देखना शुरू कर देते हैं, किस हद तक हीलिंग हो गई है, फिर उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट प्लान प्रोटोकॉल एक बनता है कि किस हद तक इसको रेंज ऑफ मोशन को हमने करना है, कितना हिला सकते हैं कि वो रिस्ट्रिक्ट भी ना हो, पेनफुल भी ना हो, स्टिचेस को भी अफेक्ट ना हो, और अंदर से उसकी हीलिंग भी होती है, क्योंकि मसल टिश्यूज़ की, लिगामेंट्स की हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं ये नहीं कह रही कि 2 हफ्ते बाद फ़ौरन उसको झटका दे दें और हिलाना, लेकिन पोस्ट रिहैब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये बताएं फिर किस तरह की एक्सरसाइज की जा सकती हैं? अभी वर्बली आप बता दें हमें कि लोग घर पे बैठ के वो मूवमेंट कर सकते हैं, वो हल्की हल्की सी अपनी मूवमेंट रखें अपने घुटने के साथ या अपने पाँव के साथ। अच्छा, आप पोस्ट रिहैब का ही जानना चाह रही हैं? देखिए, पोस्ट रिहैब पे आप ऑब्जर्वेशन में होते हो इन द हॉस्पिटल, व्हेन यू आर डिस्चार्ज, कि आप घर चले गए हो तो आप फौरी तौर पे तो नहीं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर एंकल पंप्स होते हैं, जैसे ये फुट को ये मूवमेंट दी जाती है, प्लांटर और डॉर्सिफ्लेक्शन, ये आपकी ब्लड सर्कुलेशन को लोअर लिम्ब में इन्हांस करती है, फौरी तौर पर ब्लड सप्लाई फेंकती है, मसल से ऑक्सीजन पास आउट होती है और वो आपके लोअर लिम्ब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप स्ट्रेट लेग रेज होती है, सीधे लेट के टांग सीधी ऊपर उठाना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी ब्लड सर्कुलेशन को इन्हांस करती है। जिन लोगों को नींद का मसला है, जिन्हें नींद नहीं आती, जो रेस्टलेस सिंड्रोम रहता है, जिनको के टांगों में अजीब सी बेचैनी रहती है, उनके लिए बहुत अच्छी है। नी के लिए आप घर पे नी कैप का इस्तेमाल कर सकते हो। जिन लोगों को नी में इश्यूज आते हैं कि भाई उठते बैठते पॉपिंग साउंड आ रही है, या अकड़ाव महसूस होता है, या ऐसे लगता है कि नी चलते हुए ना हिल रहा है और वो स्लिप हो जाएंगे, वो नी कैप का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके पास मैं बार बार ये बताती हूँ कि आपके पास हीटिंग पैड और कोल्ड पैक होना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जिनकी नी पे स्वेलिंग रहती है, पेन भी है और साथ स्वोलन भी है, तो वो इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए हम कोल्ड पैक इस्तेमाल करते हैं। अगर आप स्टिफ रहते हैं तो फिर हम हीटिंग अप्लाई करते हैं। तो छोटे छोटे टिप्स हैं। फिर उसके अंदर नी की पेन को अवॉइड करने के लिए हम ये भी देख लेते हैं कि आपने स्टेयर्स का इस्तेमाल किस तरह से करना है, कौन सी टांग पहले रखनी है, कितना वजन आना चाहिए। शूज़ आपके बहुत रोल प्ले करते हैं। लोग समझते हैं फ्लैट्स आर वेरी फाइन, लेकिन उसमें आपके पास देखना चाहिए पूरा एक कर्व वाला शू होना चाहिए। छोटी छोटी टिप्स ही ना, प्रिकॉशन इज़ वे बेटर देन क्योर, कि अगर आप प्रिकॉशन ही ले लो तो आप इन पेन्स को
अवॉइड कर सकते हो। सही है कि आपने ये पोस्ट सर्जरी ये सारी चीज़ें हैं। हाँ। और प्री सर्जरी भी यही होती है सारी? ये सारी जो मैंने अभी आपको बताई ये होती है कि आप सर्जरी तक नौबत ना जाने दो। ओके, ठीक है। पोस्ट सर्जरी फिर उसका रिहैब प्रोटोकॉल ही और होता है, कंडीशन देख के हम उसको फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर ऐड ऑन करते जाते हैं चीज़ें। सही है कि ये आपकी प्री सर्जरी है कि आप उस नौबत ही ना आए कि आपने नी अपनी रिप्लेसमेंट की तरफ जानी है, उससे पहले ही आप एहतियात कर लें। क्योंकि मैं हमेशा ये कहती हूँ फिजियो का रोल वही आता है कि आप सर्जरीज को अवॉइड कर दो। इसलिए मेरी कोशिश यही होगी कि मैं आपको पोस्ट रिहैब से पहले आपको ये बता दूं कि ये सिचुएशन आने ही ना दें, आप उसको आने से पहले ही रोक दें कि आप सर्जरी तक पहुंचे। लेकिन आज अभी जो यंग जनरेशन है या छोटे बच्चे हैं या हमारी उम्र में भी हम लोग भी नीज लेकर बैठे हुए होते हैं, हम सीढ़ियाँ भी चढ़ रहे होते हैं तो वो हल्की हल्की सी पॉपिंग वाली आवाज़ भी आ रही होती है, फिर पेन भी होती है। तो इस एज में ये आ गया है तो मुझे तो लगता है खुदा ना खास्ता थोड़ा और आगे जाएंगे तो हमें तो फिर इस साइड पर ही जाना पड़ेगा, रिप्लेसमेंट की साइड पर ही। तो हम इस उम्र में क्या कर सकते हैं? हम इस उम्र में ये कर सकते हैं कि अपने विटामिन डी, अपने कैल्शियम के टेस्ट कराएं बाकायदगी से। हम देखें कि हमारी बोन डेंसिटी क्या इंडेक्स चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग अपनी डाइट के अंदर चेंजिंग्स लेके आएँ, अपनी फिजिकल एक्टिविटी इन्हांस करें। जिम नहीं जा सकते तो एटलीस्ट ब्रिस्क वॉक, तेज़ तेज़ चलने वाली वॉक जो है उसको लाजमी करें। आप साइकिलिंग कर सकते हैं, आप स्विमिंग कर सकते हैं, आप घर पे जो है ना स्ट्रेचिंग्स कर सकते हैं, नी की बेसिक एक्सरसाइजेस कर सकते हैं जिसके अंदर वो स्ट्रेट लेग रेज, नी टू चेस्ट, इस तरह की डिफरेंट चीज़ें ऐड हो जाती हैं। ये सारा कुछ करके आप नी पेन को अवॉइड कर सकते हैं। उसके अलावा आपके शूज़, मैंने बताया आपको पहले भी कि कर्व वाले शूज़ होने चाहिए, प्रॉपर एज वाले। आपको हील्स अवॉइड करनी चाहिए, आपको फ्लैट्स अवॉइड करने चाहिए। फिर आपको अपना सिटिंग पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। बहुत सारे लोग हैं लोअर बैक पेन, नी पेन और इस तरह के आते हैं क्योंकि जस्ट बिकॉज उनका पोस्चर खराब है। पहला ही बताएंगे ना, कंधे थके रहते हैं या घुटनों में अजीब सी तकलीफ, तो हमारे यही होता है आप लैपटॉप वर्क करते हैं ज़्यादा क्योंकि वो अनइवन पोस्चर में बैठ रहे हैं, कभी टांग किस तरह से फोल्ड करें, कभी कुछ, फिर मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल उसका कम करें, लेट के उल्टा सीधा इस्तेमाल कर रहे हैं। बस ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, उसको ऐड करते जाएं तो आप सर्जरीज़ को, मेडिसिन को, सबको अवॉइड कर सकते हैं। सबको अवॉइड कर सकते हैं अगर आप ये तमाम तर चीज़ों को, टिप्स जो हमें डॉक्टर मरियम बता रही हैं, अगर हम इसके ऊपर अमल करना शुरू कर दें तो हम अवॉइड किया जा सकता है सर्जरी की स्टेज तक को। अच्छा, दूसरा मुझे ये भी बताएं कि चलें अब पोस्ट सर्जरी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि रिप्लेसमेंट हो गई है, नी रिप्लेसमेंट हो गई है, उसके बाद क्या फिज़ियोथेरेपी के थ्रू आप फिज़ियो करवा रहे हैं, ट्रीटमेंट अच्छा ले रहे हैं, एक जैसे आप पहले अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे थे अब टोटली वैसे नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं? बिकॉज़ कुछ पेशेंट्स को मैंने देखा है मेरी फैमिली में जिन्होंने नी रिप्लेसमेंट कराया है कि वो जैसे हम लोग आलती पालती मार के बैठ जाते हैं ना, वो वैसे नहीं बैठ सकते हैं, वो नीचे नहीं बैठ सकते हैं, वो उनके लिए बड़ा चलना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अच्छा देखिए, बहुत सारे पेशेंट्स हैं हमारे पास जो नी रिप्लेसमेंट के बाद भी आते हैं ना, तो वो फिर भी व्हील चेयर्स पे होते हैं। पहली बात तो सर्जरीज को अवॉइड करें। ये जो है स्टीरॉइड्स के इंजेक्शंस लग रहे हैं आजकल जॉइंट्स के अंदर, और ये सारा कुछ होता है। बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो नी रिप्लेसमेंट कराते हैं और उसके बाद उनका फुट ड्रॉप हो रहा है, कोई नर्व डैमेज हो गई है, ठीक है। तो ये आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप पहले इस तरह की सिचुएशन क्रिएट ना होने दें। अगर हो गई है तो फिजियो फौरी तौर पे अगर आप उसको नहीं अडॉप्ट करते हैं तो फिर वो इसी तरह से होगा कि आपकी मूवमेंट काफ़ी हद तक रिस्ट्रिक्ट रह जाती है। एक दफ़ा इंजरी हुई, हाथ इस तरह से ही रह गया, वो फिर जितना मर्जी उसको हिलाते जाओ, 10 साल बाद आ रहे होते हैं, 5 बार होते हैं कि भाई वो एक दफ़ा इंजरी हुई थी, कुछ नहीं कराया, ऐसे लेके रहे तो वैसे ही हो गया। वही इसी वजह से वो दोबारा से अपनी मूवमेंट्स रीगेन नहीं कर पाते हैं जस्ट बिकॉज उन्होंने फिजियोथेरेपी को अडॉप्ट नहीं किया होता है। लेकिन वंस आप प्रोटोकॉल को फॉलो करना शुरू कर दो, अपना लाइफस्टाइल चेंजिंग्स कर दो, प्रॉपर एक्सरसाइजेस करो, तो आप दोबारा से ठीक हो सकते हैं। विटामिन डी की आप बता रही थी और कैल्शियम जो है ना वो बहुत ज़रूरी है हमारी बोन्स के लिए, हमारे जॉइंट्स के लिए। तो डॉक्टर मरियम राना हमारे साथ मौजूद थी, फिजियोथेरेपिस्ट हैं। डॉक्टर मरियम, थैंक यू सो मच कि आप आई, इसके ऊपर बात की है आपने। और सर्जरीज़ के हवाले से बात कर रहे थे कि अगर आपकी नी सर्जरी हो जाती है तो उससे पहले की प्रिकॉशनरी मेजर्स आपने क्या लेने हैं और उसके बाद प्रिकॉशनरी मेजर्स आप क्या ले सकते हैं। ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अगर आपने फ़ोन को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है तो फिर वक्त आ गया है कि आप अपने डाटा प्लान को तब्दील करें। अगर नहीं तो फिर ये मुमकिन है कि हैकर आपके फ़ोन से छेड़छाड़ ज़रूर कर रहा होगा, क्योंकि साइबर क्रिमिनल्स के पास आपके स्मार्टफोन को हैक करने या हमारा जो डेटा है उसको चुराने के लिए मुख्तलिफ़ तरीके हो सकते हैं। चाहे फिर आपके पास वो एंड्रॉयड फ़ोन हो या फिर ज़्यादा महफूज समझा जाने वाला iOS यानी कि आईफोन जो एप्पल की डिवाइसेस हैं। अब इस हैकिंग से टेक्नोलॉजी की बड़ी बड़ी शख्सियात के अकाउंट्स तक महफूज नहीं रह सके। एक हालिया रिपोर्ट हमारे सामने आई है जिसके मुताबिक कुछ ऐसी अलामात की निशानदेही की गई है कि अगर आपके फ़ोन की जो बैटरी है वो बड़ी तेज़ी से गिर रही है, मतलब बैटरी जल्दी जा रही है, तो ये आम बात नहीं है, क्योंकि ये सूरत हाल इस बात की अलामत हो सकती है, इंडिकेशन हो सकती है कि आपका फ़ोन हैक हो चुका है। इस सूरत में आपका फ़ोन ज़्यादा गर्म भी हो सकता है। और इन सब के पीछे के हक़ाइक़ आज हम अपने प्रोग्राम में ही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई मोबाइल फ़ोन की बैटरी और डेटा जल्दी ख़त्म होना हैकिंग की अलामत हो सकती है कि नहीं हो सकती है। तो इस पर बात करते हैं। आईटी एक्सपर्ट हमारे साथ कमल चीमा मौजूद हैं और उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। कमल, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। कमल, ये नई जो रिपोर्ट हमारे सामने आई है और अब इसके बाद हम सारे परेशान हो गए हैं कि जी अगर हमारी बैटरी हमारे फ़ोन की जल्दी गिर रही है या ख़त्म हो रही है, हमारा जो डेटा है जो हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, आप समझ लें कि हम मोबाइल फ़ोन को इंटरनेट यूज़ करने के लिए आम लैंग्वेज में, तो वो भी अगर जल्दी ख़त्म हो रहा है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारा फ़ोन हैक हो चुका है। देखें, ये इंडिकेट कर सकता है कि आपका फ़ोन हैक हो चुका है। ज़रूरी नहीं कि ये इलामत जो है वो हतमी इलामत हो कि आपका फ़ोन ज़रूर हैक हो चुका है। इसमें आप ये कर सकते हैं कि आप अपनी बैटरी की हेल्थ चेक करें और देखें कि बैटरी अगर उसकी हेल्थ बिल्कुल ठीक है और उसमें अदरवाइज़ कोई इशू नहीं है और फिर भी वो ड्रेन हो रही है, तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई बैकग्राउंड प्रोसेस चल रहा है आपके फ़ोन में जो कि उस बैटरी को इस्तेमाल कर रहा है। जो कि ऐसा हो सकता है कि हैकर जो है या तो उस बैकग्राउंड प्रोसेस से आपके फ़ोन को कंट्रोल कर रहा है, और अगर आपका डेटा ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपका फ़ोन जो है वो आपकी जो चीज़ें हैं फ़ोन से उठा के वो किसी और जगह पे मुंतकिल भी कर रहा है। मतलब आपके डेटा के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू जो है वो आपकी जो प्राइवेट चीज़ें हैं फ़ोन से वो कहीं किसी और हैकर के पास मुंतकिल हो सकती हैं। तो इस वजह से आपका डेटा जल्दी इस्तेमाल हो सकता है। तो आप ये भी चेक करें कि अगर आप अपने डेटा पे कोई वो रिपोर्ट लग रही है कि डेटा आप देखें कि कैसे इस्तेमाल हो रहा है, उसका यूसेज पैटर्न क्या है और क्या डेटा उस वक्त भी इस्तेमाल हो रहा है जब आप नहीं इस्तेमाल कर रहे थे, जब आप फ़ोन नहीं इस्तेमाल कर रहे थे, क्या उस वक्त भी आपका डेटा इस्तेमाल होता रहा है कि नहीं? तो उससे इस तरह की चीज़ों से थोड़ी-सी इन्वेस्टिगेशन से आपको थोड़ा ज़्यादा इसका पता चल सकता है कि क्या ये किसी हैकिंग की वजह से है या किसी और वजह से है। और इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है ना कि अगर आपका डाटा या आपका बैटरी लो हो रही है, जल्दी हो रही है, और आपका अगर फ़ोन भी गर्म हो रहा है, यूजुअली जैसे हम लोग आईफोन यूज़ करते हैं तो हमें थोड़ा आइडिया है कि बाहर अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो आईफोन ऑटोमेटिकली गर्म हो जाता है कि बाहर हम पिक्चर्स ले रहे हैं या बाहर काम कर रहे हैं, कंटेंट बना रहे हैं। तो क्या पता कैसे चल सकता है कि जी हमारा फ़ोन हैक हो गया है? किस सूरत में हमें पता लगवाना चाहिए अगर ये इंडिकेशंस आ रही हैं? देखिए, अगर आपका फ़ोन बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, गर्म फ़ोन होने की इलामत ये हो सकती है कि आपके फ़ोन में कोई प्रोसेसेस चल रहे हैं, कोई एप्लीकेशन जो है वो कॉन्स्टेंटली पीछे काम कर रही है। तो एक तो आप ये करें कि आप अपने फ़ोन में प्रोसेसेस चेक करें कि कौन-कौन सी एप्लीकेशंस हैं। फ़ोन की सारी एप्लीकेशंस को दोबारा रिव्यू करें और ये देखें कि जो जितनी भी आपके फ़ोन में एप्लीकेशंस हैं, क्या वो आपने खुद इंस्टॉल की हुई हैं? क्या उन सारी एप्लीकेशंस का आपको इल्म है कि हर एप्लीकेशन क्या करती है? और क्या कोई ऐसी एप्लीकेशन है जो कि किसी अननोन वेंडर की एप्लीकेशन है या किसी उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद आपकी फ़ोन की बैटरी की ड्रेनेज बहुत ज़्यादा बढ़ गई हो या डेटा की यूसेज बहुत ज़्यादा बढ़ गई हो। तो इस तरह आपने अपने फ़ोन को इंस्पेक्ट करना है कि आपके फ़ोन में क्या-क्या बैकग्राउंड प्रोसेसेस और क्या-क्या एप्लीकेशंस जो है वो चल रही है। एक तो ये तरीका है। दूसरा ये, इससे बचने के भी काफ़ी तरीके हैं कि आप के फ़ोन में आप, क्योंकि आईफ़ोन नॉर्मली जो है वो आपको इंटिमेट करता है जब भी कोई नई एप्लीकेशन इंस्टॉल होने लगती है या वो आपकी
डेटा को या लोकेशन को या पिक्चर्स को या कैमरा को या माइक को एक्सेस करना चाहती है, तो आपको एक नोटिफिकेशन आता है कि फलां फलां एप्लीकेशन जो है वो आपके एक्सेस करना चाहती है माइक को या कैमरा को, या वुड डू यू अलाउ। तो ये आप जो है नोटिफिकेशन हमेशा अपनी प्राइवेसी के लिए ऑन रखें कि आपको कोई भी नई एप्लीकेशन बिफोर एक्सेसिंग एनीथिंग यू हैव टू बी इंटिमेटेड, कि आपको जो है वो एक नोटिफिकेशन आए जिस पे आप अलाउ करें, तभी ताकि आपको पता चले कि कौन कौन सी एप्लीकेशन जो है वो किस किस तरह की एक्सेस मांग रही है। तो एक तो ये अब बात है, और दूसरा आपके पास कोई भी अननोन लिंक आता है, कोई भी किसी भी तरह की कोई पिक्चर आती है या कोई HTML फाइल आती है, तो उसको मत खोलें। ठीक है। अच्छा, दूसरा हमने अपने पर्सनल चीज़ें भी कुछ रखी हुई होती है ना, ख़ास तौर पर जैसे बहुत से लोगों ने अपने अकाउंट्स ऑलरेडी खोले हुए होते हैं अपने फ़ोन के अंदर, फिर पासवर्ड्स भी कहीं ना कहीं लिखे हुए होते हैं अपने फ़ोन के अंदर, नोट्स में या किसी और जगह पर, या फिर फेस लॉक लगाया हुआ होता है, या ऑलरेडी सारी अकाउंट्स में या सारी ऐप्स में हमने अलाउ किया होता है कि जनाब ऑटोमेटिकली पासवर्ड लग जाता है और वो खुल जाती हैं। तो क्या ये चीज़ें भी हमारे लिए नुकसानदेह हो सकती हैं और ये नहीं लगानी चाहिए हमें? देखिए, जो आपकी हसास एप्लीकेशंस हैं उन पे आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा लें, ठीक है। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन से आपको कदरे एक एक्स्ट्रा एडेड लेयर ऑफ सिक्योरिटी मिल जाती है। और दूसरा ये कि आपकी जो फ़ोन रिकॉर्डिंग, स्पेशली जो एप्लीकेशंस हैं जिनके पास स्क्रीन रिकॉर्डिंग की एक्सेस है, वो आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी एप्लीकेशंस हैं जिनके पास स्क्रीन रिकॉर्डिंग की एक्सेस है। ठीक है। लास्टली हमारे देखने वालों को थोड़ा सा बता दें, गाइड कर दें कंवल के ऐसे 4-5 टिप्स आप उन्हें दे दें कि हैकिंग से अपने फ़ोन को उन्होंने किस तरह महफूज रखना है। देखिए, सबसे पहले तो ये कि अपने पासवर्ड्स, अपने फ़ोन का जो पासकोड वगैरह है उसको बिल्कुल किसी के सामने यूज़ ना करें और किसी से शेयर ना करें। नंबर 2, फ़ोन पे भी एडेड प्रोटेक्शन, बायोमेट्रिक की कोई प्रोटेक्शन लगाएं, जैसे कि फेस आईडी या जो कुछ फ़ोन पे टच आईडीज़ आते हैं वो लगाएं। नंबर 3 कि अगर आपके कोई भी आपके पास ईमेल आती है जिसमें कोई अटैचमेंट है, या कोई मैसेज व्हाट्सएप वगैरह आता है जिसमें कोई अटैचमेंट या कोई लिंक है या कोई फाइल है, तो ना तो फाइल को डाउनलोड करें, ना किसी लिंक पे क्लिक करें अनलेस कि आपको पता हो कि किसकी तरफ से आ रहा है। और उसको ये भी देखें कि उसका जो सेंडर का ईमेल एड्रेस है, काफ़ी दफ़ा ये होता है कि आपका जो सेंडर नेम है वो तो आपका फेमिलियर होता है, मगर उसके पीछे अगर आप जाके ईमेल एड्रेस देखें तो वो ईमेल एड्रेस जो है वो बिल्कुल कोई अजीब सा ईमेल एड्रेस होता है, कोई गलत होता है, उसकी डोमेन का आपको नहीं पता। तो अगर ऐसा कुछ भी है तो उस ईमेल पे क्लिक मत करें, उसकी फाइल को डाउनलोड मत करें, क्योंकि दैट कैन इंस्टॉल मैलवेयर इन योर फोन। आपके फ़ोन में कोई ऐसी एप्लीकेशन या मैलवेयर इंस्टॉल हो सकती है जो कि आपके फ़ोन को हैक कर ले। उसके अलावा अपना जितनी भी पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन है, आपके पासवर्ड्स, आपका यूज़र नेम्स वगैरह, उनको प्लेन टेक्स्ट में, नोट्स वगैरह में सेव मत करें। उनको किसी प्रॉपर प्रोग्राम में जो कि इसलिए बना है कि वो पासवर्ड्स को सेव करें, सिर्फ उसी में, जैसे की चेन है मैंने आपको बताया, तो उसमें जो है वो सेव करें, मगर प्लेन टेक्स्ट में उसको सेव मत करें। और आखिरी टिप ये कि बहुत पर्सनल चीज़ें जो है वो बहरहाल अपने फ़ोन में, ये जो डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं इंटरनेट पे, उनमें मत रखें। ठीक है जी। कंवल चीमा हमारे साथ मौजूद थी और आज हम उनसे बात कर रहे थे कि एक रिपोर्ट हमारे सामने आई थी और उसके मुताबिक ये बताया जा रहा था कि अगर आपकी बैटरी फ़ोन की जल्दी ख़त्म हो रही है, आपका जो डाटा है, इंटरनेट डाटा, अगर वो जल्दी ख़त्म हो रहा है, आपका फ़ोन ज़्यादा गर्म हो रहा है और आपको नहीं पता और आपके फ़ोन में नई एप्लीकेशन जो डाउनलोड हो रही हैं, तो इट मीन्स कि आपका फ़ोन हैक हो चुका है या होने वाला है। तो उसके लिए आपने कुछ चीज़ें हैं, जिस तरह उन्होंने बताया कि आप अपने फ़ोन को, अपने डाटा को किस तरह महफूज कर सकते हैं, वो कुछ की पॉइंट्स थे वो आपके साथ कंवल ने शेयर किए हैं, तो वो आप ज़रूर करें। कंवल चीमा हमारे साथ मौजूद थी। कंवल, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, कुछ बात कर लेते हैं जनाब बच्चों के हवाले से, उनकी न्यूट्रिशन के हवाले से। आपको पता है कि आजकल जो पंजाब फूड अथॉरिटी है वो बहुत ज़्यादा सरगर्म नज़र आती है और स्कूल्स के अंदर और बाकी
जितने भी हमारे तालीमी इदारे हैं वहाँ पर बच्चों का न्यूट्रिशन प्रोग्राम के लिए ना बहुत आगाही भी दी जा रही है और सर्विलेंस भी की जा रही है कि उधर कैंटीन में अच्छी चीज़ें मिलें, बच्चे घर से अच्छा लंच बॉक्स लेकर आएँ और टीचर्स की भी जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को बताएं, उनके वालिदैन को बताएं। जब पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है यहाँ पर एक ऐसा 15 से 10 मिनट का एक ऐसा टाइम पीरियड होना चाहिए जिसमें बच्चों को बताया जा सके कि हेल्दी वे ऑफ स्नैकिंग, हेल्दी वे ऑफ ईटिंग क्या है, और अगर आप जंक फूड खा रहे हैं, बाहर का खाना खा रहे हैं, तो उसकी वजह से आपको कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस या कौन कौन सी इश्यूज़ आपको हो सकते हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है हमारे निज़ाम तालीम के अंदर कि इस चीज़ को भी हाईलाइट किया जा सके। तो पंजाब फूड अथॉरिटी इस वक्त क्या क्या कार्रवाइयाँ कर रही है लाहौरियों को या पूरे पंजाब में जो जो रहते हैं, पंजाब के बासी हैं, उन तक सेहतमंद चीज़ें पहुंचाने के हवाले से, सेहतमंद ग़िज़ा पहुंचाने के हवाले से क्या क्या कार्रवाइयाँ हो रही हैं, हमने उसके ऊपर बात करनी है। उस पर बात करने के लिए आसिम जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डीजी हैं पंजाब फूड अथॉरिटी के, तो उनसे बात करते हैं। आसिम साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया आपका। आसिम साहब, सबसे पहले बच्चों के न्यूट्रिशन प्रोग्राम के हवाले से ही बात कर लेते हैं। कल भी आपकी कॉन्फ्रेंस हम देख रहे थे कि इस हवाले से क्या फ़ेज़ 2 इसका शुरू हो चुका है। फ़ेज़ 1 के हवाले से थोड़ा सा बताएं, उसके स्टार्ट्स बता दें, कितना ये अच्छा रहा है, फीडबैक कितना अच्छा रहा है, और फिर फ़ेज़ 2 के हवाले से भी बताइए। जी बहुत शुक्रिया। पहले तो ये मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ कि स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम की ज़रूरत क्यों पेश आई। फ़ेज़ 1 में हमने क्या किया और फ़ेज़ 2 में हम जो है वो क्या करने जा रहे हैं। जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक़ है कि बच्चों के अगर हम न्यूट्रिशनल जो प्रोफाइल हैं या उसका स्टेटस देखते हैं तो ये बड़ा ही एक हौसला शिकन किस्म के हमारे पास जो है वो अदाद शुमार आते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो लास्ट न्यूट्रिशन सर्वे हुआ था वो 2018 में हुआ था, ठीक है, और उसके जो अदाद शुमार हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान के अंदर 40% बच्चे ऐसे हैं जो कि स्टंटिंग का शिकार हैं, यानी कि उनके कद उनकी एज के हिसाब से कम हैं। इसके अलावा तकरीबन 28% बच्चे ऐसे हैं जो कि अंडर वेट हैं, 18% बच्चे ऐसे हैं जो कि वेस्टिंग का शिकार हैं, यानी कि उनके हाइट में और उनके वज़न में जो तनासुब होना चाहिए वो नहीं है। 10% के करीब बच्चे ऐसे हैं जो कि ओवरवेट हैं। इसके साथ साथ 30% बच्चे पाकिस्तान के अंदर आयरन डेफिशिएंट हैं, 25% बच्चे ऐसे हैं जो कि जिंक डेफिशिएंट हैं, और तकरीबन 20% बच्चे ऐसे हैं जो कि विटामिन डी डेफिशिएंट हैं। अब ये बड़े ही हौसला शिकन किस्म के आदाद शुमार हैं। किस वजह से? एक तो ये है कि अगर बच्चे की जिंक का ताल्लुक़ जो है उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के साथ है, अगर जिंक डेफिशिएंट है तो इसका मतलब कि आपके 25% बच्चे तो जो है वो ज़हनी तौर पर उतने एक्टिव नहीं हैं। स्टंटिंग का भी ताल्लुक़ जो है वो आपकी बॉडी ग्रोथ के साथ साथ आपके जो ब्रेन है उसकी डेवलपमेंट के साथ है। आयरन डेफिशिएंट का मतलब ये है कि उनके बच्चों के अंदर जो है वो मतलब आयरन की खून की जो है वो कमी है, उसमें एनेमिक भी हो जाते हैं दूसरी स्टेज पे जाकर। विटामिन डी डेफिशिएंट का मतलब ये है कि वो बच्चे जो हैं उनकी हड्डियाँ कमज़ोर हैं, उनको कैल्शियम की या विटामिन डी की जो है वो ज़रूरत है। तो इस वजह से पंजाब फूड अथॉरिटी ने क्या किया कि इस प्रोग्राम में 3 चीज़ें अहम हैं। एक चीज़ तो ये है कि हमने तमाम स्कूल्स के अंदर एक मंथली स्कूल न्यूट्रिशन डे के तौर पर सेलिब्रेट करना है। हम सेक्टरी स्कूल को जो है हर महीने एक टॉपिक दिया करेंगे, वो तमाम प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के स्कूल्स में महीने में एक दिन असम्बली में 20-30 मिनट्स का जो सेशन होता है उसके ऊपर कोई भी टीचर उस टॉपिक के हवाले से बच्चों को गाइड करेंगे कि विटामिन डी की कमी से जो है वो क्या इश्यूज हो सकते हैं। और उसके साथ साथ हमने अवेयरनेस मटेरियल जो है पूरे पंजाब के स्कूल्स में मुहैया करना है, वो हमने तकरीबन जो है उसकी वर्किंग कर ली हुई है, वो हमने स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ शेयर करना है, और वो उसको एज ए मैटर ऑफ पॉलिसी जो है तमाम स्कूलों में, आपको पता है जैसे साइंस के वो चार्ट से अवेजा होते हैं, तो वो इतना क्या कह सकते हैं इन्फोग्राफिकल मटेरियल है कि जो बच्चा देखेगा उसको वो एक तो मटेरियल बड़ा अट्रैक्ट कर रहा होगा, और उसी के अंदर जो है वो हमारा मैसेज भी मौजूद होगा, इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। सही है, उनको जो है वो मैसेज भी मिल जाएगा कि किन चीज़ों को हमने अवॉइड करना है और किन चीज़ों से हमने जो है वो
मतलब उनको उनकी तरफ राग़िब होना है। और यही चीज़ हम उनके टीचर्स को और उनके पेरेंट्स को जो है वो बताएंगे, और उसके साथ साथ जो है वो बच्चों को भी इसके बारे में गाइड करेंगे। यानी कि जैसे बच्चों में आपको पता है कि क्या होता है कि उनकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में, जैसे कि पेंट योर डाइट के नाम से बच्चों से कोई उसके ऊपर डिबेट करवा ली, कोई ऐसे का कंपटीशन करवा लिया, तो इसको हम इस तरीके से हम निसाबी सरगर्मियों का जो है वो हिस्सा बनाने जा रहे हैं कि बच्चों को एक अच्छी आगाही जो है वो मिल जाए कि हमारे लिए अच्छी या बैलेंस डाइट की अहमियत जो है वो क्या है। और तीसरी इसमें ये चीज़ है कि हमने लाहौर के जो 40 स्कूल्स हैं वहाँ पे स्कूल मील्स जो हैं वो दे रहे हैं। अब वो स्कूल मील्स दे रहे हैं, उसको हमने कुछ हमारे साथ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, उनके वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन से और पंजाब फूड अथॉरिटी के अपने ऑफिसर्स की कंट्रीब्यूशन से जो है वो हम उन 40 स्कूल्स के अंदर प्रोग्राम कर रहे हैं। पंजाब की आवाम के हवाले से बात कर लेते हैं कि हम जो खा पी रहे होते हैं उसका मयार चेक करने के हवाले से, उसका मयार बरकरार रखने के हवाले से पंजाब फूड अथॉरिटी किस तरह के इक़दाम उठा रही है। तो आसिम साहब, हमारे खाने पीने के हवाले से भी आप लोग ख्याल रख रहे हैं? जी मैडम, देखिए ये हमारी कोर जॉब है। मैं ये कहता हूँ कि फूड सेफ्टी जो है एक बेयर मिनिमम वो चीज़ है जो हर किसी को मुयस्सर आनी चाहिए, और जितने भी फूड्स हैं उनकी क्वालिटी एज़ पर जो है वो स्टैंडर्ड्स होनी चाहिए, और उसके साथ साथ जो है वो उनको कभी भी अनसेफ नहीं होना चाहिए। मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि पिछले तकरीबन अभी 8 माह और 15 दिन जो इस साल के गुजरे हैं, इसमें हमने मिल्क के हवाले से तकरीबन 240 मिलियन लीटर से ज़्यादा दूध जो है वो चेक किया। 512 FIRs कल की तारीख तक हमने जो दूध में अडल्ट्रेशन करने वाले, यानी कि उसमें बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो सिंथेटिक या जाली दूध जो है, दूध टाइप का महलूल जो है बनाते हैं। और पिछले तकरीबन ये समझ लें कि 45 दिन में चीफ सेक्रेटरी साहब ने हमें वाज़े तौर पर इसके ऊपर हदायत की कि CM साहबा की डायरेक्शंस हैं कि अडल्ट्रेटेड मिल्क या जो है इस तरह की कोई भी आइटम जो है मीट या वो नहीं फ़रोख्त होनी चाहिए। तो हमने अपनी कार्रवाइयों को ज़्यादा सख्त तेज़ किया, और इन 45 दिन में हमने तकरीबन जो है वो 220 के करीब मुकदमात जो हैं जाली दूध बनाने वालों के ऊपर किए, और मुकदमा सिर्फ उसी वक्त किया जब ये साबित हो गया लैब की रिपोर्ट से कि ये दूध जो है ये जाली बनाया गया था। अब जाली दूध होता क्या है, उसके क्या नुकसान है, थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि जाली दूध नॉर्मली लोग जो हैं वो स्किम मिल्क पाउडर, उसके साथ उसके अंदर वेजिटेबल घी या ऑयल मिलाते हैं, उसके साथ फार्मेल्डिहाइड या फार्मालिन जिसे कहते हैं, या हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिला के उसके साथ पानी मिलाते हैं, थोड़ी सी चीनी या नमक ऐड कर देते हैं उसको थोड़ा सा टेस्ट देने के लिए। तो इस तरह से ये एक महलूल जो है वो बना के, अब उसके नुकसानात क्या हैं, ये आपके वाइटल ऑर्गन्स को, लीवर को, किडनीज को डैमेज कर सकता है, हार्ट के लिए सीरियस नोयत के इश्यूज क्रिएट कर सकता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये ग़िज़ाई दहशतगर्द जो हैं इनके को कहीं से भी कोर्ट से बेल नहीं मिलने चाहिए, इनको सख्त से सख्त सज़ा मिलने चाहिए। जहाँ तक बाकी फूड्स का ताल्लुक है तो गोश्त के हवाले से मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ। गोश्त के हवाले से बात करने से पहले मैं दूध के हवाले से ही बात करना चाहूँगी। अब ये हमारे मोहल्लों में या सोसाइटी में जैसे नई कोई शॉप खुलती है तो उन्होंने ऑफ़र लगाई भी होती है कि जी किलो दूध के साथ 1 किलो दूध फ्री, नई ऑफ़र आ गई है जी। और उनका जो रेट भी होता है ना, अभी गालिबन मेरे ख्याल से 200 रुपये फ़ी किलो बिक रहा है शायद मार्केट में, या इससे कम होगा या इससे ज़्यादा होगा। और उनकी कीमत भी बहुत कम होती है, 100 रुपये 150 रुपये इतनी कीमत होती है। तो आप लोगों की टीम ने कभी उन लोगों को जाके चेक किया, उनका दूध चेक किया है कि एक तो 1 किलो के साथ 1 किलो फ्री दे रहे हैं, वो कैसे दे रहे हैं, कीमत भी कम है, तो क्या वो दूध इस्तेमाल के काबिल भी है कि नहीं है? देखिए बड़ी बेसिक सी बात है, आप शूज़ लेने जाते हैं, हाँ। तो क्या शूज़ वाली जो शॉप है वो आपको कहता है एक जूते के साथ एक जूता फ्री ले जाएं? सर लेकिन अब देखिए, अब नई दुकान खुली है ना, लोगों को तो ये होगा कि अच्छा नई दुकान खुली है, उसने अपना ग्राहक बनाना है इसलिए वो ऑफ़र दे रहा है और लोग ले लेते हैं। अब मैं तो कहूँगी लोग इतने मासूम हैं कि लोगों को कुछ भी खिलाया जाए ना लोग खा लेंगे, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि हम यहाँ पर अवेयरनेस क्रिएट करें, आपकी जिम्मेदारी है कि आप उन लोगों को पकड़ें कि जो ये चीज़ बेच रहे हैं। देखिए पहली बात तो ये है कि बिल्कुल जो मैंने मिसाल बताने की कोशिश की,
कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक गड़वी के साथ या 1 लीटर के साथ आप 1 लीटर फ्री दें, या उसकी जो कीमत है जो गवर्नमेंट ने मुकर्रर की होती है तकरीबन 170 के करीब है, उससे कम तो बिल्कुल भी नहीं दिया जा सकता। बल्कि जो सही दूध है मार्केट में भी उसका रेट जो है वो 200 से ज़्यादा है। तो दूध की डी कैपिंग उसकी प्राइस के हवाले से भी बाज़ जगहों पे बात चलती रहती है, मैं उसको टच नहीं करूँगा। ठीक है। पंजाब फूड अथॉरिटी जो है मिल्क की जो अडल्ट्रेशन के खिलाफ हमारा एक सख्त तरीन जो है वो कार्रवाइयाँ भी चलती हैं, और हमारी रेगुलर इंस्पेक्शंस भी जो है वो दूध के हवाले से चलती रहती हैं कि सिंथेटिक दूध को या जाली दूध को बिल्कुल भी फ़रोख्त नहीं होना चाहिए, कि वो मार्केट में ही ना आए। बेशक ऐसे ही है, इन लोगों के साथ तो बिल्कुल भी जो है ना टॉलरेंस लेवल आपका कम नहीं होना चाहिए। इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी सज़ा इन्हें मिलनी चाहिए ताकि इन्हें पता चले कि आप किसी की जान के साथ कितना खिलवाड़ कर रहे हैं। बच्चे वो दूध पी रहे होते हैं, ख़वातीन बुज़ुर्ग हजरात जो पी रहे होते हैं। तो इस हवाले से हमने बात की है। आसिम जावेद साहब हमारे साथ मौजूद है, डीजी फूड अथॉरिटी। आसिम साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप आए और इसके ऊपर बात की है हमारे साथ। ब्रेक लेते हैं, यहाँ पर ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद डिस्कशन करेंगे। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, हम सब जानते हैं कि ये सिचुएशन जो चल रही है, रवा साल मानसून बारिशों से आने वाले जो सैलाब हैं उसने पाकिस्तान में ख़तरनाक तबाही मचाई है, जिससे कई इंसानी ज़िंदगियां और मुल्क की मईशत को शदीद नुकसान पहुंचा है। अब पाकिस्तान में हालिया बरसों की बात की जाए तो सैलाब एक बढ़ता हुआ ख़तरा बन चुका है। हर साल मानसून में मुख्तलिफ़ इक़साम के सैलाब मुल्क के बेशतर हिस्सों को मुतासर करते हैं, जिनसे इंसानी जानें, फसलें, मईशत जो है ना वो मुतासर होती है। अब तशवीशनाक बात यह है कि अब ये सैलाब सिर्फ कुदरती आफात नहीं रहे हैं, बल्कि मौसमियाती तब्दीलियाँ और नाकिस मनसूबाबंदी ने इनके असरात को कई गुना बढ़ा दिया है। अगर बर वक्त इक़दामात ना किए गए तो मुस्तकबिल में पाकिस्तान को ऐसी तबाहकारियों का सामना करना पड़ सकता है जो इंसानी ज़िंदगियों और मुल्की मईशत के लिए इंतहाई ख़तरनाक होंगी। तो आज हम इसी ख़ास मौजू पर बात करेंगे जो आजकल ज़ेर बहस भी बना हुआ है कि पाकिस्तान में सैलाब से होने वाली जो हालिया नुकसानात हैं उनसे निमटने और मुस्तकबिल में लाया अमल क्या होना चाहिए। तो इस पर बात करने के लिए सुहेल कैसर साहब ने आज हमें ज्वाइन किया है, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है, उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। सुहेल साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आप ठीक हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। सुहेल साहब, ये जो हालिया मानसून की बारिशें हुई हैं और जो सैलाब की सूरत हाल हुई है, हमारा भी नुकसान हुआ है। हमारा जो हमसाया मुल्क है भारत, उसका भी पंजाब पूरा डूब चुका है। अच्छा, एक तकाबुली जायज़ा मैं पहले हमारे यहाँ पे आने से पहले मैं जायज़ा लेना चाहूँगी, क्योंकि बहस होती है ना तो बताया जाता है कि जी रकबे के लिहाज से हमारा पंजाब और उनका पंजाब जो शायद एक जैसा है, बराबर का ही है। वाकई ऐसा ही है? अच्छा, उसमें अनफॉर्चुनेटली हम कुछ बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं लेते, मतलब सतही बातों पर ज़्यादा गुफ्तगू होती। थोड़ा सा मैं आपको पस मंज़र बता देता हूँ कि जो आपने बात की है तो बहुत ह्यूज डिफरेंस है दोनों पंजाब के दरमियान। जब 1947 में पार्टीशन हुई तो पंजाब का रकबा 3,59,000 मुरब्बा किलोमीटर था, मतलब ह्यूज 3,59,000 मुरब्बा किलोमीटर। तो जब पार्टीशन हुई तो 56% हमारे हिस्से में आया, तकरीबन 2 लाख मुरब्बा किलोमीटर, और 46% उधर चला गया। मतलब हमारा ज़्यादा है? हाँ, और उनका 2 लाख इधर आ गया, ठीक है, और बाकी का 1,59,000 मुरब्बा किलोमीटर जो है वो भारत की तरफ चला गया। ओके। लेकिन उसमें फिर ये हुआ कि जब पार्टीशन हो गई तो वहाँ पर जो सिख हजरात थे उनको ये ख़दशा लाहक हुआ कि यहाँ पर हिंदी बोलने वाले डोमिनेट कर जाएंगे। तो उन्होंने एक तहरीक शुरू की कि एक ऐसा सूबा हमें दिया जाए जहाँ पंजाबी सरकारी ज़बान हो। तो तहरीक काफ़ी ज़ोर पकड़ी और 1966 में फिर पंजाब को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया, भारतीय पंजाब, और इसमें से हिमाचल प्रदेश और हरियाणा 2 अलग स्टेट्स जो हैं वो निकाल दी गई। उसका नतीजा ये निकला कि अब जो इंडियन पंजाब का रकबा है वो तकरीबन 50,000 मुरब्बा किलोमीटर है, और इसमें से जो हरियाणा निकला उसका रकबा तकरीबन उसका भी 50,000 के करीब ही है, और जो हिमाचल है उसका रकबा तकरीबन 56,000 मुरब्बा किलोमीटर के करीब। तो इंडियन पंजाब पाकिस्तानी पंजाब के मुकाबले में बहुत छोटा है। हमारा रकबा वैसे का वैसा ही है, कमोबेश 2 लाख मुरब्बा किलोमीटर, वो थोड़ा सा कम हो गया, वो थोड़ा सा कम हो गया, ये उसका
एक मतलब आप जब आप बात करेंगे तो आपके जहन में ये चीज़ आ जाएगी कि अच्छा सैलाब से वहाँ ये हुआ तो उसका रकबा तो इतना था, उसके तनासब से। तो फिर कहा जा रहा है कि वहाँ ज़्यादा नुकसान हुआ है, नुकसान हमारा भी हुआ है, लेकिन बताया जा रहा है कि उस पंजाब में बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं, वहाँ नुकसान नहीं हुआ ज़्यादा हमारे मुकाबले में। वहाँ उनके हैं 23 अजला, पूरी स्टेट के 23 अजला हैं भारतीय पंजाब के। 23 के 23 अजला जो हैं वो किसी न किसी तौर शदीद या कम मुतासर हुए हैं। हमारे 41 डिस्ट्रिक्ट्स हैं पंजाब के टोटल, इनमें से 24 अजला जो है ना वो किसी ना किसी सूरत में सैलाब ने उनको हिट किया है। ठीक है, लेकिन अगर नुकसानात का अंदाज़ा, मतलब कमोवेश अजला उतने ही हैं, उनके 23 हैं, हमारे 24 हैं, हाँ। लेकिन जब हम नुकसानात का अभी तक जो सामने तखमीना आया उसका जायज़ा लेते हैं तो बड़ी हैरत होती है कि उधर होने वाले नुकसानात बहुत कम हैं, हमारे यहाँ पर होने वाले नुकसानात बहुत कम हैं। ये मैं सरकारी इदादोशुमार आपको बता रहा हूँ। इंडियन पंजाब के हवाले से जो अब तक मैंने देखा या इंडियन मीडिया में जो रिपोर्ट्स आई या जो दूसरे ज़राए से हासिल हुई, तो वहाँ पर सैलाब से तकरीबन 55 अमवात हुई हैं, 55, और तकरीबन कोई 2200 के करीब मौज़ाजात मुतासर हुए हैं। हमारे यहाँ पर 104 अमवात हो चुकी हैं और कोई तकरीबन 4700 मौज़ाजात मुतासर हुए हैं। अच्छा, मौज़ाजात की वे थोड़ी सी आपको वो क्लियर कर दूं कि अमूमन ये होता है कि ये क्या होता है, क्या मौज़ाजात, मैं वही पूछने लगी थी आपसे। तो उसमें ये है कि एक गांव और उस गांव का जो काबिल काश्त रकबा होता है वो एक मौज़ा होता है। अच्छा। और ये अमूमी तौर पर इसका जो स्टैंडर्ड है ना वो तकरीबन 2 से 2.5 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर एक मौज़ा मुहित हो सकता है, थोड़ा कम बेश में, लेकिन एक स्टैंडर्ड मैं आपको बता रहा हूँ 2 से 2.5 मुरब्बा किलोमीटर। अच्छा, इसमें आप देखें कि जब आप इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर देखते हैं ना तो कहीं से ऐसे लगता है कि पाकिस्तान की ज़मीन इंडिया में घुसी हुई, कहीं से लगता है इंडिया की ज़मीन। वो इसलिए नज़र आता है कि जो तकसीम हुई थी वो मौज़ाजात के लिहाज से हुई थी, ऐसे नहीं था कि एक ऐसे लाइन खींच दी गई थी, इसलिए वो इस तरह सीधी लाइन नहीं है, वो थोड़ी सी टेढ़ी, यानी ये मौज़ा पाकिस्तान में आ गया लेकिन उसकी नोक जो है वो इंडियन रकबे में घुसी हुई है। इसीलिए भारत ने जो अपनी बाढ़ है वो इंटरनेशनल बॉर्डर से कुछ पीछे लगाई है ताकि वो स्टेट बाढ़ लगा सके। अच्छा, तो ऐसे ना हो कि ऐसे 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 करके जाए। ठीक है ना। तो इसलिए अक्सर लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है कि अच्छा अगर इंटरनेशनल बॉर्डर आगे है तो भारत ने अपनी बाढ़ पीछे क्यों लगाई है। वो इसलिए पीछे लगाई वो स्ट्रेट हो जाए। तो कई जगहों पे इंडिया की जो ज़मीन है किसी मौज़े की तो वो पाकिस्तानी सरहद में घुसी हुई है कहीं से, तो क्योंकि ये तकसीम मौज़ाजात के लिहाज से हुई थी कि ये मौज़ा पाकिस्तान में जाएगा, ये मौज़ा इंडिया में जाएगा। सही है। तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जब मैं 2200 मौज़ाजात या 4700 मौज़ाजात की बात करता हूँ तो अंदाज़न कितना रकबा जो है वो मुतासर हुआ। पाकिस्तानी हुकाम क्लेम करते हैं कि हमारा तकरीबन 4700 से 4800 मौज़ाजात मुतासर हो चुके हैं। उधर उनका क्लेम है कि हमारे 2200 मौज़ाजात, मतलब आधे आधे का फ़र्क है। एक बात। दूसरी बात है कि अमवात की रेशो भी हमारे यहाँ पर ज़्यादा है, वो 55, ये 104 अभी तक हो चुके हैं। अच्छा, वहाँ जो लोग मुतासर हुए हैं बराह रास्त उनकी तादाद तकरीबन 5 से 7 लाख के दरमियान बताई जा रही है। और हमारी पीडीएम में जो दादोशुमार जारी किए हैं उसके मुताबिक ये तकरीबन 46 लाख तक पहुँच चुकी है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हमारे यहाँ पर नुकसान की शिद्दत ज़्यादा रही, लेकिन पानी की जो मकदार है वो उधर से होकर ही पाकिस्तान की तरफ आई ना। अब या तो इसमें ये है कि हम बर वक्त हालात का इदराक नहीं कर सके और इसकी कुछ शवाहिद सामने आए भी हैं, खुसूसन सीतपुर, जलालपुर, पीरवाला और ये शाह मोहम्मद ब्रिज में जो सूरत हाल पैदा हुई वो तो इंतहाई तशवीशनाक, इंतहाई खौफनाक, और उसमें गफलत का अंसर आप इस तनाजुर में भी देख सकते हैं कि फिर जो जलालपुर पीरवाला के असिस्टेंट कमिश्नर हैं उनको भी बतौर सज़ा वहाँ से तब्दील कर दिया गया कि अब बर वक्त हालात का अदराक नहीं कर सके। तो तकरीबन रकबा उतना ही ज़ेरे आब आया है उधर भी इधर भी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी तरफ नुकसान का जो तखमीना है वो ज़्यादा लगा अभी तक जो सामने, और जैसे जैसे पानी उतरता जाएगा वैसे वैसे ये मज़ीद चीज़ें सामने आती जाएंगी तो हतमी तौर पर कुछ कहा जा हमारे यहाँ पे तो नुकसान देखे ना फसलों के हवाले से भी बहुत ज़्यादा, खड़ी फसलें जो है ना हमारी यहाँ पर बर्बाद होगी। किसान उनकी तो सारी जो उन्होंने एक जमा पूंजी लगाई हुई होती है एक फसल के ऊपर, जो वो कमाते हैं पूरा साल, 6 महीने की उनकी फसल होती है, तो वो तो सारी की सारी बर्बाद होगी। तो वहाँ पर भी यही सिचुएशन होगी। देखिए मुनीबा, मैं आपको उस दिन टेलीफोन पे भी इस हवाले से गुफ्तगू हुई थी तो मैंने आपसे कहा था कि हम यहाँ पर बैठकर उनकी तकलीफ का अंदाज़ा लगा सकते। आप सिर्फ एक चीज़ से
अब आप मैंने 2010 का सैलाब देखा हुआ, मैं डीजी खान गया था, जहाँ तक नज़र जाती थी ना स्वाय पानी के कुछ नज़र नहीं आता था। अब मेरी अंदाज़ा लगाए ना कि आप मतलब पानी पानी, आपके घरों में भी पानी भर गया, आपके खेतों में भी पानी भर गया, मतलब लेकिन हर रोज़ इंसान की कुछ ज़रूरियात होती हैं जिसको उन्हें मीट करना पड़ता है रोज़ाना। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि वो ज़रूरत पूरी करने के लिए उनको जगह नहीं मुयस्सर आ रही होती कि पानी में वो कहाँ बैठें, क्या करें। हाँ जी। अच्छा, फिर घरों में पानी भर गया, बर्तन रुड़ गए, सारा कुछ जो है वो ख़त्म हो गया, कोई दरख्त पे चढ़ गया, कोई उधर चढ़ गया, कोई बांध पे चढ़ गया, अल्लाह के आस पर वो बैठे हुए हैं। और मैं जब सोचता हूँ तो सच्ची बात है कि मुझे इस बात का अफसोस भी होता है कि अगर जब हम तकाबुल कर रहे हैं भारतीय पंजाब का और पाकिस्तानी पंजाब का, तो इमदादी सरगर्मियों के लिहाज से भारतीय पंजाब हमसे बहुत आगे नज़र आता है, हालांकि उनकी जो मुतासर होने वालों की तादाद है हमसे बहुत कम है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसके बावजूद उनके जो सेलिब्रिटीज़ हैं, यानी अब मैं अगर नाम लूँ तो आप हैरान हो जाएं, किसी ने 4 गांव गोद ले लिए, किसी ने 10 गांव गोद ले लिए, किसी ने 100 ट्रैक्टर का ऐलान कर दिया, किसी ने 100 गांव के लिए 3 माह तक खाने पीने का ऐलान कर दिया। और इसमें जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन सामने आया ना, वो मेवात के मुसलमानों का है। इतना शानदार कंट्रीब्यूटर है, मैंने इतनी वीडियोस उनकी देखी हैं और इतने वो होकर जज्बाती होकर इनकी मदद कर रहे हैं सैलाब मुतासरीन की, कि वो सैलाब मुतासरीन ख़ुद उनको देख कर जज्बाती हो जाते हैं। तो ये एक बड़ा वहाँ पर फैक्टर नज़र आया। हमारे यहाँ पे देख लें तो हमारे यहाँ पर अब इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं उसके पसे पर्दा, जिन पर अगर हम बात करेंगे तो शायद तो बात बहुत आगे जाएगी, इसलिए हम आगे नहीं जाना चाहते हैं, हम फिलहाल यहीं पे रहना चाहते हैं। तो फिर इमदादी सरगर्मियों में बड़ी वो भी यही सारी सिचुएशन है, वो तो हम लोग देख ही रहे होते हैं सोशल मीडिया पर भी कि किस तरह की इमदादी सरगर्मियाँ चल रही हैं। सुहेल कैसे साहब हमारे साथ मौजूद थे और ये सारी सूरत हाल के हवाले से हमें बता रहे थे। सुहेल साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, मुझे इजाज़त दीजिए, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।